चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा सारी बातें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान बनाना इतना आसान नहीं था। इसमें बहुत सारी मांगे उठाते रहा गया है संविधान के लिए, तब जाकर के हमारा संविधान जो है संविधान सभा का गठन होता है। और संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया जाता है? पहले तो क्रिप्स मिशन आता है, जिसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक का बोला था, आपको याद होगा, है ना। तो उसके बाद फिर क्या होता है, कैबिनेट मिशन जो आता है भारत में। कैबिनेट मिशन जो है वो फिर उसी की फिर सिफारिश पर क्या हो जाती है कि भारत में चुनाव करवाए जाते हैं, जो कि 296 सीटों के लिए चुनाव होता है। बाकी जो 93 जो सीटें थे वो देशी रियासतों के लिए थी, जहां से कोई भी वहां पे चुनाव नहीं करवाए गए थे, वहां से डायरेक्टली जो है वो नॉमिनेट कर दिए गए थे। तो 296 सीटों पर चुनाव होती है, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त होती है, 73 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है। बाकी जो 15 सीटें हैं वो किसको मिलती हैं? अदर पार्टीज को मिलती है। उसके बाद जो है वो संविधान बनाने के लिए समितियों का गठन किया जाता है, सबका काम अलग अलग होता है। 8 बड़ी समितियों का गठन किया जाता है दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा हालांकि संविधान के जो भी इतिहास है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अभी तक प्रश्न नहीं बने, इसलिए मैंने उसको डिटेलिंग नहीं दिया। देख लेते हैं। तो 8 बड़ी समितियां बनाई गई, जिसमें 13 उप समितियां भी थी। सबसे पहले देखें तो प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। आप यहाँ पे फोटोज में देख सकते हैं, इसी तरह के फोटोज आपको हर पीपीटी में मिलने वाला है। तो भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। जितनी भी बड़ी बड़ी समितियां थी सबको क्या करना था, अपना रिपोर्ट प्रारूप समिति को ही सौंपना था, और प्रारूप समिति जो है उस पर विचार विमर्श करने के बाद क्या बनाती, उसको संविधान में ऐड करती थी। जवाहरलाल नेहरू जो है वो संघ शक्ति समिति, संघ संचालन समिति और राज्य समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संचालन प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया नियम समिति और तदर्थ ध्वज समिति। यहाँ पे ध्वज समिति है तो ये जो है राजेंद्र प्रसाद, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ध्वज समिति है। एक होता है झंडा समिति, वो उप समिति थी इसी की, ठीक है, ध्वज समिति की, उसके थे जेबी कृपलानी अध्यक्ष, उप समिति थी वो। वल्लभ भाई पटेल जो है वो प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और जनजातीय समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन? तो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने थोड़ी सी बताया है। अब मैं यहाँ पे जो है वो काफी परिश्रम करने के बाद संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद तैयार होता है। 3 वाचन उसमें किए जाते हैं ताकि इसमें कुछ गलतियां न रह जाएं, है ना। और उसके बाद जो है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार होता है। परंतु आपको पता होगा कि जो 1930 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया था, और इसी को यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है संविधान में। सबसे पहले देखें तो हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, ये बताता है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं और उससे मिलकर के एक देश का निर्माण हुआ है। तो भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 बताता है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान दिया गया है। जैसे कि अब भारत के बाहर का कोई क्षेत्र है, जैसे कि मान के चलिए कि भारत के बाहर का क्षेत्र सिक्किम था, ठीक है, सिक्किम था। अब सिक्किम को भारतीय राज्य का हिस्सा बनाया गया, 36वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा बनाया गया ना, तो वो बनाने का प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 बताता है किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य परिवर्तन की शक्ति किसको? तो सांसद को है। किसको है दोस्तों? तो सांसद को यह शक्ति दी गई है, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये संविधान बनी उसके बाद जो है मैंने अभी बताया कि 3 वाचन हुए थे ताकि इसमें कोई कमियां ना रह जाए, लेकिन फिर भी जैसे ही संविधान लागू किया गया बहुत सारे कठिनाइयां यहाँ पे सामने आने लगी और सबको फेस करना पड़ा, ठीक है। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, मैं देख रहा था कि चालू है कि नहीं। बहुत सारी कठिनाइयां फेस करने पड़ी और इसी को देखते हुए बहुत सारे समय समय पर संशोधन भी होते गए, ठीक है। तो वो संशोधन भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो पहला जो हमारे पास जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में, पहला संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं 7वां संविधान संशोधन को। इसको 7वां संविधान संशोधन, ताकि आपको यहाँ पे मैं रिलेट कर पाऊं और हर चीजें आपको याद हो सके। आपको याद होगा कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी थी, और इसी संबंध में 1948
1948 में एक समिति बनाई गई, फिर से 1948 में एक समिति बनाई गई, फिर से 1953 में एक समिति बनाई गई थी। और ये तीनों समितियां आपको ध्यान होना चाहिए। 1948 में बनाई गई भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग, और इसके अध्यक्ष थे एस के धर। कौन थे? एस के धर। इसने बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन संभव नहीं है, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो ये जो है भाषाई आधार पर इसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उसके बाद 1948 में एक और समिति बनी, उसका नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी कहने का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1949 में सौंप दी। कब? 1949 में। एक सेकेंड, 1949 में इन्होंने सौंपी, और इन्होंने भी वही चीज बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर जो है वो लोग जो है इसकी अनशन करने लग गए, और उसी में एक व्यक्ति का नाम था रामुल्लू। क्या नाम था? रामुल्लू नाम था, और उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। भूख हड़ताल अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर क्या हुआ कि सरकारें तो है, उस समय जवाहरलाल नेहरू को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और हड़बड़ा गई सरकारें, और आनन फानन में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। किसका? आंध्र प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश आप मत समझना। आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किया गया कब? 1953 में, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह भारत का पहला राज्य था। रामुल्लू की मृत्यु के बाद जल्दबाजी में इस राज्य का गठन किया गया, लेकिन 1953 में ही एक समिति बनाई गई थी, और उस समिति का नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। मैं लिख दे रहा हूं, फजल अली आयोग। और इसी को कभी कभी राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब सौंपी? तो 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा। 1955 में इन्होंने बताया कि हाँ ठीक है भाई, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाना चाहिए। इन्होंने क्या किया? स्वीकृति दे दी, और इनके स्वीकृति देने के बाद 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन किया जाता है 1956 में। ध्यान रखेंगे, 7वां संविधान संशोधन कब किया जाता है? 1956 में। और इसको जो है, इसके थ्रू 14 जो है वो राज्य बनाए जाते हैं। कितने राज्य? 14 राज्य बनाए जाते हैं, और 6 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 7वां संविधान संशोधन क्यों किया गया? तो राज्यों का पुनर्गठन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब हम बात करेंगे नागरिकता की। तो नागरिकता जो है वो 5 से 11, अनुच्छेद कितना? 5 से 11, भाग 2 में इसका वर्णन है। ठीक है, सिटीजनशिप की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि नागरिकता जो है वो क्या है। तो भारत में जो भी लोग रहते हैं वो क्या है? तो नागरिक हैं, भारत में रहने वाले लोग। अब 5 से 11 जो अनुच्छेद है ना, ये कोई काम का तो है नहीं। हाँ, इसमें से एक अनुच्छेद जो 11 नंबर का जो अनुच्छेद है, ये बताता है कि नागरिकता के संबंध में जो कोई भी अगर प्रावधान बनाने हैं तो वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा संसद। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। बाकी जो 5 से 11 जो अनुच्छेद है, 5 से 10, वो सिर्फ ये बताता है कि आजादी के समय आजादी के समय जो है किस आधार पर लोगों को नागरिक माना गया था, ये बताता है। उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 आया, और ये जो प्रावधान है ना, ये कोई कानून नहीं है। ये कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ उन प्रावधानों को वर्णन करता है जिसके आधार पर संविधान लागू होने के समय जो है वो लोगों को नागरिक माना गया था। किस आधार पर नागरिक माना गया था, ये बताता है। उसके बाद जो है नागरिकता प्राप्त करने के 5 साधन कौन कौन से हैं? तो वो है जन्म से, वंशानुगत से। ठीक है, वो जन्म से तो है, अगर जन्म किसी का भारत में हुआ है तो वो नागरिक है। किसी क्षेत्र के भारत में अगर विलय हो जाता है तो वो भारत का नागरिक बन जाता है। और पंजीकरण और देशीयकरण, ये 2 चीजें और हैं। तो ये 5 तरीके से जो है वो क्या दिया जाता है? भारत का नागरिकता दी जाती है। जबकि नागरिकता 3 प्रकार से छीने जा सकते हैं, मतलब लोप हो सकता है। एक तो स्वेच्छा से त्याग दीजिए आप, दूसरे देश की नागरिकता अगर ले लिए तो क्या होगा? आप बोल सकते हैं कि हम यहाँ के नागरिक नहीं रहना चाहते, आप दूसरा देश के में आप जाकर के बसना चाहते हैं। या फिर स्वयं समाप्त हो जाना, अगर आपने नहीं त्यागी है। लेकिन भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता का प्रावधान ये कहां से लिया गया है दोस्तों? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से?
ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। तो भारत में एकल नागरिकता है, तो अगर आप दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हो तो आपका नागरिकता यहाँ का स्वयं ही समाप्त हो जाता है। या फिर वंचित किए जाने पर, वंचित किए जाने का मतलब है अगर आप देशद्रोह करते हैं, अपने देश की जो खुफिया जानकारी है, अखंडता की जो जानकारी है, सामरिक जो हित है उसकी जानकारी आप क्या करते हो, अगर सामरिक हित आपकी जानकारी अगर आप किसी को प्रोवाइड करवा रहे हो दुश्मन देश का, हमारे सामरिक हित का, अखंडता का ये इस पे खतरा है, तो आपको क्या किया जाएगा, नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हैं। अब यहाँ पे एक चीज और हमें पढ़नी है नागरिकता में, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019, ये आपको पता होगा, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसमें नागरिकता हमें देने की बात की थी, कौन कौन से देश के नागरिकता हम देंगे, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ध्यान देना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक हो गया अफगानिस्तान। ये कैसे देश हैं, तो आप बोलेंगे कि मुस्लिम बहुल देश हैं। मैं ठीक से लिख रहा हूं ना भाई, चलो ठीक है। ये कैसे देश हैं, तो ये मुस्लिम बहुल देश हैं। यहाँ पे जो और भी जो दूसरे देश के जो लोग होंगे, सॉरी दूसरे जो समुदाय के लोग होंगे, जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, ठीक है, बौद्ध, जैन, पारसी और सिख बोल दिया ना, हाँ, तो ये 6 समुदाय के जो लोग होंगे वो वहां पे क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा कितने समुदायों का वर्णन किया गया है, तो 6 समुदायों का वर्णन है। और ये क्वेश्चन जो है वो भी पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये 3 देश के नागरिकों को हम क्या देंगे, नागरिकता, लेकिन यहाँ के बहुसंख्यक को नहीं देंगे। जैसे वहां के लिए बहुसंख्यक वहां के पास कौन है, मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम देश है तो बहुसंख्यक है, तो हम उनको नहीं देंगे, क्योंकि ये कंट्री तो उन्हीं के लिए बनी है ना भाई। वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि मैंने बता दिया, हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 धर्मों को हम क्या करेंगे, अपनी भारत देश की नागरिकता हम देंगे। तो ठीक है, कहानी हो गया यहाँ पे इसका समाप्त, नागरिकता होता है समाप्त। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपको मजा आने वाला है, कहीं भी आपको नहीं जाना, आप एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं भाग 3 मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। 12 से 35 जो है वो इसका वर्णन करता है। अब यहाँ पे आपके सामने 4 सवाल उठ सकते हैं। कौन कौन से सवाल हैं वो आपके सामने हैं, उसके बाद हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन इसको एक बेसिक तरीके से हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, अच्छा यहाँ पे क्या क्या, अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्या मूल अधिकार संशोधनीय है, सबसे बड़ा तो सवाल यही है, और RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल में यहाँ से काफी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से। तो क्या जो है मौलिक अधिकार जो है संशोधनीय, क्या इसमें संशोधन कर सकता है संसद, क्या इसमें संशोधन कर सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर सकता है, परंतु उसकी कोई शर्तें हैं, परंतु क्या है उसकी कोई शर्तें हैं। तो एक एक चीज आप नोट करते चलेंगे। सबसे पहले तो 1951 में, 1951 लिखेंगे, 1951 एक मामला आता है, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इसमें जो है बोला जाता है कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, जो मौलिक अधिकार है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसके अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 368, जो कि 368 क्या प्रावधान करता है, संविधान का जो अनुच्छेद 368 है यही बताता है ना भाई कि संविधान संशोधन से संबंधित है। 368 संविधान का जो 368 है, एक सेकेंड, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ के मामले में कहा गया कि 368 के अकॉर्डिंग आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1965 में एक और चीज आ गई, एक और मामला आ गया, कौन सा, सज्जन सिंह बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम भारत संघ कब आता है, 1965 में, लिखना सज्जन सिंह बनाम भारत संघ। और इसमें क्या कहा जाता है, इसमें भी कहा जाता है कि ये जो दिया गया है कि 368 के अकॉर्डिंग आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, तो इसने भी ये जो इसका जो
निर्णय था इसी को इसने यहाँ पे भी दिया, मतलब सुरक्षित रख लिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद फिर से एक मामला आ जाता है 1967 में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे बड़ा विवाद जो है ना वो यहीं से शुरू हुआ है। 1967 में एक मामला आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967, याद रखना सबसे बड़ा मामला यही है भाई जो कि विवाद का कारण बना, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है, पंजाब राज्य। और इसमें क्या हुआ ना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल नहीं, आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हो। इसने सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कह दिया कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हो, जबकि पहले के जो दो मामले थे 1951 वाला जो शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ था, उसमें बोला गया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। लेकिन और 1965 में भी चंदन सिंह बनाम भारत संघ में कहा गया कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो भाई, वही वाला निर्णय यहाँ पे भी मिला। लेकिन 1967 में बोल दिया गया कि नहीं, आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से हो गया मामला दिक्कत। उस समय था इंदिरा गांधी का शासन, ठीक है, आपको पता होगा कि 1971 में बांग्लादेश को हमने आजाद करवाया था, है ना। उसी समय गरीबी हटाओ का नारा भी, अच्छा ये गरीबी हटाओ वाला जो है बहुत लोग बोलते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। भाई आप एक बार गूगल करने में क्या दिक्कत है आप लोगों को, हैं? लोग दिल्ली आपको बुलाते हैं, आप चले जाते हो दौड़े दौड़े, आप ये गूगल नहीं कर सकते हो, हैं? क्या जरूरी है आपको दिल्ली जाना भाई? आपके अपने यहाँ पे जहाँ पे भी आप हो, अगर आप बिहार में हो, यूपी में हो, मध्य प्रदेश में हो, तो वहां पे करो ना आप प्रोटेस्ट, क्या ही दिक्कत है आपको? आपने जिसको वोट दिया है आप विधायक के पास जाओ, अपनी जगह पे धरना दो। अगर अलग अलग देशों में, पूरे देश में अगर 10 जगह भी अगर धरना प्रदर्शन अगर होने लग गया ना, 20 जगह, तो अब सरकार जागेगी। आपका जो विधायक है, एमपी है, वहां तक आवाज जाएगा, वो संसद में उठाएंगे, है? तो ऐसे नहीं हो सकते क्या? आपको लोग दिल्ली बुलाते हैं, आप बिहार से दिल्ली चले जाते हो, और वहां पे लोगों का क्या है, सिर्फ अपना जो है वो फेम बनाना है, और तो कुछ है नहीं। भाई इस बात को समझो, ठीक है। अब मैं ज्यादा नहीं इस पे बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता। तो प्लीज आप कुछ भी चीज करो, दूसरे के बदौलत आप मत जाओ, दूसरे के भरोसे मत जाओ कि हाँ वो बुला रहे मैं चला जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हें फ्री में कोई नहीं कुछ देता। एक वीडियो वो बनाते हैं, लाख रुपए कमा के लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब देखना अभी जो वीडियो इतने सारे बने हैं, एक एक वीडियो पे आपको लगेगा कि 15-15 लाख व्यूज मिलेंगे, है ना, 15-15 लाख व्यूज मिलेंगे एक एक वीडियो पे। अब ये 15 लाख व्यूज का मतलब समझते हैं आप? कि वो व्यूज के चक्कर में तो ऐसे कर रहे थे, प्लस में कोर्स लॉन्च करेंगे वो अलग, ठीक है। और कोर्स में कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो आपको जो कंटेंट जो दिया जा रहा है ना, वो आप जा करके देखना तो उनके फ्री पेड वाले कंटेंट में भी ऐसे नहीं होते हैं कंटेंट, समझे। तो अपने बदौलत रहो यार, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। क्या ही जरूरत है आपको पढ़ाई छोड़ के जाने की, सारी चीजें, ठीक है, आप करो। हम ये नहीं बोल रहे, वो सारी चीजें एसएससी के द्वारा गलत की गई, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको करना ये राइट भी है, लेकिन अपने जगह पे करो। अपने जगह पे आप करेंगे तो आपकी पुलिस होगी, जान पहचान होगी, वहां पे कौन है आपका, ये बताओ आप मुझे, समझिए इस बात को। चलिए कोई बात नहीं, अब देखेंगे उसके बाद जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी। मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी 1971 में एक संशोधन करती है, और यहां से क्वेश्चन भी बने हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। 24वां संविधान संशोधन किया जाता है। कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है? 24वां संविधान संशोधन कर दिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये 1971 में होता है, ठीक है, एक सेकेंड, 1971 में इसमें बोला जाता है कि हम जो है मौलिक अधिकार में, यानी कि फंडामेंटल राइट में हम संशोधन कर सकते हैं 368 के अनुसार। अब बताओ कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसी को इसने पलट दिया, इंदिरा गांधी ने पलट दिया, बोला कि नहीं भाई हम करेंगे संशोधन, हम करेंगे संशोधन। आप कैसे, आपने मना कर दिया? पहले तो आपने बताया कि हाँ आप संशोधन कर सकते हो, उसके बाद फिर से आप दे रहे हो अपने ही निर्णय में कि नहीं कर सकते हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह राइट है कि वो अपने विचारों पर पुनः विचार कर सकती है, आर्टिकल 137 आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। लेकिन ये इंदिरा गांधी भी तो कम थी, ये आयरन लेडी ऐसी थोड़ी ना कहा जाता है भाई, आयरन लेडी थी वो। तो 368 के अकॉर्डिंग हम संशोधन कर सकते हैं, और इसीलिए 24वां संविधान संशोधन हुआ, और यहां से एनटीपीसी ने प्रश्न पूछा, ठीक है, ध्यान देंगे। अब इसके बाद एक और मामला आया 1973, हाँ 1973 में एक और मामला आया जिसका नाम था केशवानंद भारती।
केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। और सबसे जो मेन, जो अभी तक जो सबसे बड़ा जो कोई भी निर्णय हुआ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, अभी तक का सबसे बड़ा बेंच था वो, क्योंकि 13 जजों का बेंच था। उसका नाम क्या था, कहां पे लिखूं भाई, चलो यहां पे लिख देता हूं। कौन सा, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। ठीक है जी, भारत संघ। ये जो है कब का बात है, तो 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय दिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाँ, आप जो है वो संशोधन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट में, मतलब मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं, परंतु उन्होंने एक चीज रख दिया भाई। अब वो क्या रख दिया, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या रखा, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। मतलब उन्होंने बताया कि ठीक है आप संशोधन कीजिए 368 के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप संशोधन कर रहे हो तो जो मकसद है जिसके लिए मौलिक अधिकार दिया गया है भारत के नागरिकों को या फिर विदेशियों को भी दिया गया, अभी हम लोग समझेंगे, उसके जो मूलभूत अधिकार, मूलभूत जो ढांचा है ना, जिसके लिए दिया गया है, हमने जिस उद्देश्य के लिए दिया है, उस उद्देश्य को ये प्रभावित नहीं करना चाहिए। आपके संशोधन से वह उद्देश्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से प्रावधान बेसिक स्ट्रक्चर है, ये अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रख लिया। ये अभी तक नहीं बताया भाई, बोला कि बहुत तुम लोग लड़ रहे हो, अब हम हैं सब सर्वोपरि, अब हम डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन होगा क्या नहीं होगा। तुम करो तो पहले, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाँ तुम्हारा ये जो है प्रावधान जो तुमने जो संशोधन किया ये मौलिक अधिकार के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है, इसलिए हम उसे निरस्त कर रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दूसरा से क्वेश्चन लेते हैं, कौन कौन से मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं, कौन कौन से मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त है। तो विदेशी को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो अनुच्छेद 14, 20, 21, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14, 20, 21 का ए जो है वो शिक्षा का अधिकार है। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये कब जोड़ा, इसमें और कौन कौन से प्रावधान हुए, 86वां संविधान संशोधन के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद आप लिख लीजिए, हाँ, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 32, यही होगा ना। हाँ, 29 और 32, 29 धार्मिक नहीं, ये 29 वाला नहीं होगा, ये 29 वाला नहीं होगा। एक सेकंड, ये क्या हुआ भाई, हाँ 32 है, 32 सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है विदेशियों को प्राप्त है। और जो जो मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिला हुआ है वो कौन कौन सा है, 15, 16, 19, 29, 30, कौन कौन सा, 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि वैसे कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ हमारे भारत देश के नागरिकों को ही दिए गए हैं। तो 15, 16, 19, 29 और 30। अब बात करते हैं क्या मूल अधिकार का निलंबन हो सकता है, क्या मूल अधिकार को संसद जो है या फिर राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकता है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल में। कब कर सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश पर कोई आपात आ जाए, आपात का स्थिति हो, उस स्थिति में 352 अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रावधान है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप समझिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और बनेंगे। इसमें आपको 2 आर्टिकल याद रखना है, एक तो आर्टिकल 358 और एक जो है आर्टिकल 359। ठीक है, सबसे पहले 358 की बात करते हैं। आर्टिकल 358 ये बोलता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, मतलब अपने आप समाप्त हो जाएगा, इसको समाप्त करने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 19 जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और 359 के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि 19 के अलावे और जो भी मौलिक अधिकार हैं उसको कौन समाप्त करेगा, तो उसको राष्ट्रपति समाप्त करेगा। कौन समाप्त करेगा, राष्ट्रपति समाप्त करेगा, अन्य जो मौलिक अधिकार है उसको।
कौन समाप्त करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा उसको निलंबित किया जाएगा। लेकिन एक संविधान संशोधन आपको याद रखना है, और वो संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। जैसे ही 44वां संविधान संशोधन अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए संपत्ति का अधिकार। आ गया दिमाग में? बिल्कुल आ गया होगा। तो 44वां संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 20 और 21 को क्या कर सकता है? समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो मूल अधिकार हैं 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता है, बाकी के जो सारे मूल अधिकार हैं वो हो सकते हैं। 19 जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, बाकी के जो बचे 20 और 21 को छोड़कर उसको राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे और जल्दी जल्दी से इस क्लास को समाप्त करेंगे। यहां तक चारों क्वेश्चन के आपको आंसर मिल चुके होंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। सबसे पहले तो समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में वर्णित है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 में वर्णित है। अब 30 पे आए हो तो थोड़ा सा रुक जाओ। 30 पे आए हैं तो थोड़ा सा हमें क्या करना है? रुकना है। किस लिए रुकना है भाई? तो हम 30 के आगे यहाँ पे 32 आ गया, और कहाँ गया भाई? ये जो 31 नंबर है वो कहाँ गया? जो 31 नंबर है वो कहाँ गया? तो आप बोलेंगे 31 नंबर में संपत्ति के अधिकार का प्रावधान किया गया था। किसका? संपत्ति। यहाँ पे लिखना, पहले कितने थे? तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने रह गए हैं? तो 6 रह गए हैं। तो एक कहाँ गया? ये कौन सा था? तो पहले एक था संपत्ति का अधिकार, और ये कहाँ पे वर्णित था? तो संविधान के 19 के 1 के 4 में, संविधान के अनुच्छेद 19, संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 4 में। ठीक है, और कहाँ पे वर्णित था? तो यहाँ पे देखो 31 गायब है, अनुच्छेद 31। ये 2 जगह जो है संपत्ति के अधिकार का प्रावधान किया गया था, तो इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया दोस्तों? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। थोड़ी देर पहले हमने बताया कि 44वां संविधान संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 20 को और अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है वो निलंबित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको हटाया गया संपत्ति के अधिकार को, और इसको अब क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार से हटा करके इसको बना दिया गया विधिक अधिकार। विधिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार। तो इसको कहां पे डाल दिया गया? अनुच्छेद 300 के क्लॉज ए में। अनुच्छेद 300 के ए में। अगर भाग की बात करें तो भाग 12 में है। भाग कहां पे? तो 12 में। इज इट क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो भाग 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार की बात होती है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास, और 29-30 इसमें शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, और 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कहा है संविधान की आत्मा। जबकि संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना को कहा जाता है, उद्देशिका को कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अनुच्छेद 31 गायब है। कौन सा गायब है दोस्तों? अनुच्छेद 31 गायब है। क्यों गायब है भाई? तो पहले यही तो था। 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार से संबंधित था, तो वो तो हटा दिया गया, और संपत्ति का अधिकार से एक और संबंधित था, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 4। ये जो है ये भी संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। इसको सब समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया दोस्तों? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, और इसको क्या बना दिया गया? अभी जो वर्तमान में है ये क्या है? तो ये एक विधिक अधिकार है। थोड़ा सा स्पीड हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। एक विधिक अधिकार है, और इसको अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है।
और ये है कहाँ पे, तो भाग 12 में है। कहाँ पे है दोस्तों, भाग 12 में, ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, और भाग 12 में अनुच्छेद 300 के ए के तहत इसको रखा गया। अब हम यहाँ पे सभी चीजों को एक एक अनुच्छेद से देखते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 जो कि राज्य की परिभाषा की बात करता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि राज्य जो है, ये हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग, मतलब मौलिक अधिकार में जब भी कहीं पे भी अगर राज्य शब्द लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब क्या है, ये पहले ही बता दे रहा है, ठीक है। और इस राज्य का मतलब है प्रेसिडेंट से लेकर के प्यून तक राज्य हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर मौलिक अधिकार में कहीं भी राज्य लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वह एक पुलिस की भी बात कर रहा है। अगर कोई पुलिस है तो वो भी एक राज्य है भाई। अगर कोई संस्था है जैसे कि LIC है ना, फिर आप जैसे DRDO, तो उसको भी एक वो राज्य से ही संबोधित कर रहा है। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा। अगर कोई भी कानून असंगत रूप से अगर संसद बना देती है जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो वो जो कानून है वो स्वतः ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 जो है, इसको मौलिक अधिकार का प्रहरी भी इसको बोला जाता है। अनुच्छेद 13 को मूल अधिकार का संरक्षक या फिर प्रहरी भी बोला जाता है। अनुच्छेद 14 हम देखेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि समानता का अधिकार की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड अप तेज रखेंगे। तो अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता की बात करता है, मतलब कि हर व्यक्ति, जो भी देश का जो भी लोग है, उसके सामने जो है कानून के समक्ष जो है वो समानता का बात हम रखते हैं। और ये सबको प्राप्त होता है, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो हमारे नागरिक हों। 14 जो है वो सबके लिए है। अब देखिए अनुच्छेद 15 जो है धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा। अगर आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, कुछ भी, ठीक है, तो आपको क्या किया जाएगा, उसके आधार पर आपको विभेद नहीं किया जाएगा, आप में और उसमें कोई अंतर नहीं समझा जाएगा। जो कानून उसके लिए है वही बर्ताव आपके साथ भी किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या है, तो नौकरी में समानता, सबको नौकरी में समानता दी जाएगी। परंतु आपको लगता होगा कि ऐसा नहीं होता। आपको इसलिए लगता है क्योंकि यूआर को कोई रिजर्व नहीं है, ओबीसी के जो है कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, एससी को कुछ दिया जाता है, एसटी को और कुछ दिया जाता है, इस तरह की चीजें। तो आपको लग रहा होगा कि समानता नहीं, भाई समानता है। ये जो चीजें हैं ये इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से दबे हुए लोग हैं, तो इनको उठाने के लिए आरक्षण देना था। और इसका मकसद कोई निगेटिव नहीं था, लेकिन अब ये निगेटिव रूप में लिया जाने लगा है। अब इसका कुछ गलत अगर उपयोग किया जाए तब तो सही चीज भी गलत हो जाती है। और आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा है आरक्षण कि 4 लोगों से आप बात करो तो 2 लोग बोलेंगे सही है, 2 लोग बोलेंगे गलत है। तो इस पे चर्चा मुझे नहीं करनी, ठीक है, मैं मानता हूं, मैंने बहुत बार चर्चा की है बहुत लोगों से, लोग भड़क जाते हैं भाई। चलिए अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का जो है वो यहाँ पे समापन है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि का अंत मतलब क्या है, भारत रत्न, उसका अंत कर दोगे? नहीं जी, भारत रत्न वो एक अवार्ड है, उपाधि नहीं है, वो एक पुरस्कार है। देखिए उपाधि कहने का मतलब है, जैसे आप अगर डॉक्टर हैं तो आगे डॉक्टर लगाते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो आगे इंजीनियर लगाते हैं, जैसे इंजीनियर अविनाश कुमार, डॉक्टर विकास मल्होत्रा, कुछ भी, ठीक है। तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सेना में भी है कोई तो आगे लेफ्टिनेंट लगाता है ना, अगर वो लेफ्टिनेंट होता है तो मेजर लगाता है ना, तो वो लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर विदेशों से कोई जैसे कि उपाधि आपको दी गई है, ठीक है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या दी थी, नाइटहुड की। केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को मिली थी। तो इस तरह की उपाधि अगर किसी भी भारतीय को दिया जाता है विदेशियों के द्वारा, तो उसको बिना भारत के राष्ट्रपति के स्वीकृति के वो उसको धारण नहीं कर सकता, इसको समापन करता है। चलिए सारी चीजें ठीक है, ठीक है जी। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार को देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 सबसे पहले तो देखेंगे। अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि किसी को आप गाली देने लग जाओ, है ना, ऐसा नहीं है ना। देखिए जो भी संविधान में आपको अधिकार दिए गए वो अधिकार में कुछ लिमिटेशन भी लगाए गए हैं, ठीक है। अब ये लिमिटेशन नहीं होगा तब तो उसका लोग गलत उपयोग करने लग जाए, किसी को भी तुम गाली दे दोगे। भाई अधिकार का मतलब ये है कि आपके अधिकार से किसी दूसरे को ठेस ना पहुंचे, उसकी गरिमा को ठेस ना पहुंचे, ये बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 20 जो है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद 21,
जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो है हर प्रकार के आपको राइट देता है, विदेश घूमने का अधिकार हो, ठीक है, जीवन साथी चुनने का अधिकार भी इसने दिया है भाई। अब सोचो, जीवन साथी अब अपने पसंद से चुन सकते हो। ठीक है, इसी बात पे आप एक लाइक तो कर दो भाई, लाइक कर दो, शेयर भी कर देना। ठीक है, तो जीवन साथी चुन सकते हैं। आपको सोने का अधिकार भी मिला हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि आपको सोने का टाइम में कोई डीजे वगैरह बजाने लग जाए तो आप उस पर भी केस कर सकते हो, समझ गए। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको, स्वच्छ पानी का अधिकार है, स्वच्छ हवा का अधिकार है, ये सारी चीजें आपको अधिकार मिली हुई है राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अनुच्छेद 21A समझते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। और इसको कब जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2000, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको कब जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग। किसको, अनुच्छेद 21A को। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुए, इसमें क्या क्या जोड़े गए ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया। उसके बाद जो नीति निर्देशक तत्व हैं वहां पे अनुच्छेद 45 में थोड़े से सुधार किए गए और उसमें भी बदलाव करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य ये प्रयास करेगी उनको मूलभूत शिक्षा प्रोवाइड करवाया गया। उसके बाद जो फंडामेंटल जो ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, उसमें जो है 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद की बात करें तो 51 के ए के सब क्लॉज जी। ठीक है जी, 51 के 1 के जी में ये जो है ये भी जोड़ा गया। तो तीन चीजें हुई 86वां संविधान संशोधन में, और तीनों जगह ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही है, उनके शिक्षा से ही संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 जो कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अगर किसी की भी गिरफ्तारी की गई है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए वगैरह वगैरह, उसको क्या क्या राइट है, उसको अपना वकील रखने का अधिकार है, ये बहुत सारी चीजें उसको दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा में बताना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 21 में एक अधिकार है और उसका नाम है निजता का अधिकार। क्या, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। ये जोड़ा गया था कब, तो आप लिख लेना इसको, 2017 में जोड़ा गया था। मामला कौन सा था, तो पुट्टुस्वामी भाई नाम भी गजब रख लेता है यार, पुट्टुस्वामी वर्सेस भारत संघ एक मामला आया था 2017 में, उसमें निजता का अधिकार जो है वो शामिल किया गया था। निजता का अधिकार जो है वो 2010 में शामिल किया गया था ना, या फिर 2011 में उसको शामिल किया गया। निद्रा का अधिकार बाबा रामदेव वाला जो मामला आया था उसमें हुआ था, वो 2010 नहीं होगा, वो शायद और बाद में हुआ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आप एक बार देख लेना, मुझे कमेंट में जरूर बताना कब किया गया। ठीक है, वो विदेश घूमने का अधिकार मुझे याद आ रहा है, जो कि इंदिरा गांधी सोनिया गांधी वाला जो मामला है ना, वो वाला, वो नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि फोटो लगाए गए हैं हर जगह पे, आपको समझते जाना है। देखो ये एक बच्चा है और ये जो फावड़े लिए हुए है और ये काम पे जा रहा है, इस तरह की चीजें को जो है वो हमारा संविधान जो है वो पाबंद लगाता है। सबसे पहले 23 देखिए कि अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति है, आपने देखा होगा गाँव देहात में बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, रंगदारी से किसी को लेके जाएंगे, खेत में काम करवाया आपने या फिर कुछ भी करवा लिया घर में, जब वो बेचारा अपना पारिश्रमिक यानी कि अगर मजदूरी मांग रहा है, क्या चाहिए मजदूरी, क्या किए हो तुम, है खाना खिलाया ना तुमको, समझ में नहीं आता है, क्या चाहिए तुमको, नहीं मिलेगा मजदूरी, जा क्या कर लेगा जा। तो मतलब उस तरह की चीज है, उसी को बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। मतलब वो काम भी करवाया, आपने उसको पारिश्रमिक भी नहीं दिया। उसके बाद मानव व्यापार, जैसे कि आपने देखा होगा मूवी वगैरह में भी कि लड़कियों को जो है कि किडनैपिंग करके उसको बेचा जाता है, यही तो है मानव व्यापार। तो ये सब पर रोक लगाता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 जो है, 24 और 14 को आप रिलेट कर लेना। अनुच्छेद 14 बोलता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप श्रम पर नहीं लगा सकते हैं, मतलब कि कल कारखाने में आप इनको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर केस हो सकता है। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है। अनुच्छेद 25 बताता है धर्म को मानने, आचरण व प्रचार की अधिकार हर किसी को है, कोई नहीं रोकेगा आपको। अभी आप क्या है, अभी आप अगर हिंदू हैं, शाम को आप मुस्लिम हो जाइए,
ठीक है, शाम को क्या हो जाइए, मुस्लिम हो जाइए, फिर ईसाई बन जाइए, सिख बन जाइए, हिंदू बन जाइए फिर से, ठीक है। तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म के प्रबंधन का अधिकार हर किसी को है, अनुच्छेद 26 के अनुसार। अनुच्छेद 27 बताता है धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं लगेगा। अगर कोई भी आप धार्मिक आयोजन करते हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। आपने देखा होगा मंदिरों में, मस्जिदों में बहुत सारी चीजें टैक्स आती हैं, सॉरी चढ़ावा आता है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता सरकार को। अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की आजादी देता है हर किसी को। आप मंदिर में अगर कोई भी भजन कीर्तन कुछ भी हो रहा है, या फिर मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है, जो भी चीजें हो रही है, आप स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं और वहां पे शामिल हो सकते हैं अगर आप उस धर्म को मानते हैं तो। यहाँ पे आइए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा के लिए एक फोटो लगाया गया है। 29 बताता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। अल्पसंख्यक कहने का मतलब हिंदू को छोड़ करके बाकी सभी समुदाय के लोग, जैसे कि मुस्लिम है ना, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक है, ये सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं हिंदू के अलावे, वो सारे अल्पसंख्यक हैं, तो उनको हितों के संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 करता है। अनुच्छेद 30 बताता है शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। आप स्कूल खोलना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हैं, ट्यूशन खोलना चाहते हैं, आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। मूल अधिकार का संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी करती है। कितने प्रकार की रीट? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है कि अगर किसी को भी बंदी बनाया गया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश किया नहीं जा रहा है, उसमें देर किया जा रहा है, तो जो भी बंदी हुआ है वो उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है वो दायर करवा सकता है, ठीक है। परमादेश। परमादेश में क्या होता है? परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। जैसे कोई भी अधिकारी, बड़े पदाधिकारी हैं और उनका जो भी कर्तव्य है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, तो आप सुप्रीम कोर्ट उनको क्या याद दिलाता है उनका कर्तव्य, कि आपका कर्तव्य क्या है, हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब यही होता है। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है कि जो भी अधिकारी या फिर पदाधिकारी हैं उनका जो अधिकार है, उनके जो दायरे हैं, अगर वो दायरे से बाहर निकल के कुछ भी कार्य कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको याद दिलाता है कि आपका अधिकार क्या है, ठीक है। वो अपने अधिकार में रहकर ही काम करें, वो ऐसा अधिकार परीक्षा वो बताता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण भी समझा देता हूं। प्रतिषेध कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कानून है, कोई भी कानून बनाया जा रहा है, पहले अभी देखो कानून बना नहीं है, बनाया जा रहा है। अगर बनाया जा रहा है, किसी को लग रहा है कि ये कानून गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर ये वाला रीट जारी करेगा, प्रतिषेध करेगा, रोकेगा। अब उत्प्रेषण क्या है? अगर कोई कानून बन चुका है, ठीक है, बनने के बाद आपको मालूम हुआ लेकिन अभी लागू नहीं हुआ, लागू होने जा रहा है, कानून बन चुका है लेकिन लागू नहीं हुआ, लागू होने जा रहा है, तो लागू होने से रोकने के लिए इसको दायर किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और ये जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया, भाग 36 से 51 तक जो है इसका वर्णन है। हालांकि जो है ये वाद योग्य नहीं है। अगर इसमें से किसी भी चीज का अगर पालन नहीं हो रहा है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप चैलेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो था, जो आपका जो मौलिक अधिकार है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए एकदम स्वतः, उस पर तुरंत सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ पे आप नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं जा सकते, यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी। इसमें से बहुत सारी, ये बस इसलिए दिया गया है ताकि राज्य जो है ये सारी चीज करने का प्रयास करे। राज्य क्या करे? इन सभी चीजों को करने का प्रयास करे, जिससे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। किस प्रकार के राज्य की स्थापना हो? कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ध्यान रखना, कभी कभी कल्याणकारी राज्य की स्थापना दे देता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात किसमें की गई है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये है नीति निर्देशक तत्व, और सरकार के कर्तव्यों का ये वर्णन करता है, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, इस चीज का वर्णन करता है। जबकि मौलिक अधिकार जो है वो सरकार की सीमाओं को क्या करता है? सीमित कर देता है। सरकार की सीमाओं को क्या करता है? सीमित कर देता है, सीमाएं तय करता है। ये वाद योग्य नहीं है। अब देखिए,
यहाँ से सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि अनुच्छेद 37 जो है वो एनटीपीसी में अभी क्वेश्चन पूछा गया था भाई। सॉरी यार, ये बताना नहीं होता, लेकिन क्या ही करूं, इमोशन है, निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये बोलता है कि न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है और ये गांधी जी का सपना था। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। किसकी? समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये बताना है कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, भारत का जो पहला राज्य है वो कौन है, आप मुझे जरूर बताना कमेंट में। अनुच्छेद 45 बोलता है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था संविधान संशोधन जो है 86वां संविधान संशोधन 2002, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा ना वहां पे, तो यही है 45। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण, 48A क्या बताता है? पर्यावरण का संरक्षण। 49 बताता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करेगा कौन? तो राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य इसको करे। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखा है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बहाल करे, ये अनुच्छेद 51 में बात है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करने का काम करते हैं। जबकि आयरलैंड में जो है ना वो डीपीएसपी को बहुत ही सख्ती से लागू किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। 2 अनुच्छेद हम और आपको बताना चाहेंगे। एक तो अनुच्छेद 43 का ए, 43A क्या बोलता है कि सबसे पहले तो वो बोलता है इसे औद्योगिक लोकतंत्र भी बोला जाता है। यहाँ पे लिखो 43A, इसे क्या बोला जाता है? औद्योगिक लोकतंत्र। मतलब कि उद्योग में जो है वो लोगों की भागीदारी, औद्योगिक लोकतंत्र। उद्योग में किसकी भागीदारी होनी चाहिए? तो यहाँ की लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक चीज और आप ध्यान रखो, 43B, कौन सा? 43B, इसको कब जोड़ा गया? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन 2011। और 43B में किसका वर्णन है? तो आप बोलेंगे कि सहकारी समितियों का वर्णन है। किसका समिति है? किसका? सहकारी समितियों का वर्णन है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और अब बात करेंगे कि सहकारी समिति और कहाँ पे है, तो यही जो संविधान संशोधन है 97वां। देखो हम बीच बीच में संविधान संशोधन इसलिए पढ़ाते जा रहे हैं ताकि हर चीज आपको क्लियर होती जाए जो भी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे 5वां और 6ठा पूछ लेगा। यहाँ पे देखिए, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों को जोड़ा गया। और फिर भाग 9B भी जोड़ा गया। कौन सा? भाग की बात कर रहे हैं, भाग 9 के B में सहकारी समितियों को रखा गया, भाग 9 के B। और फिर फंडामेंटल राइट में भी सहकारी समितियों को जोड़ा गया, आर्टिकल 19 के 1 के C में, आर्टिकल 19 के 1 के सब क्लॉज C में। ये कहाँ पे? तो फंडामेंटल राइट में भी जोड़ा गया। मतलब कि सहकारी समितियां बनाना भारत के लोगों का मौलिक अधिकार भी है। और फिर 9 के B जोड़ा गया, 9 के B में इसको रखा गया, भाग 9 के B, सहकारी समिति बना सकते हैं। 43B मतलब ये जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 में 43B भी जुड़ा, भाग 9B भी जुड़ा, और 19 का 1 का सब क्लॉज C भी जुड़ा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। सभी चीजें क्लियर हैं? अच्छा, एक अनुच्छेद आप और याद रखना, यहां से भी प्रश्न बने हैं और ये मैं लिखना शायद भूल गया हूं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 39, अनुच्छेद 39। ये बताता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर पुरुष या फिर महिला हैं, समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। अगर पुरुष और महिला की बात किया जाए तो अनुच्छेद 39 का D में है कि पुरुष या फिर महिला अगर समान वेतन, समान कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए समान पारिश्रमिक उनको दी जाएगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं और बढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 के का में है। और इसको कब जोड़ा गया है? तो 1976 में जोड़ा गया है। किसकी समिति पे? 4 वर्ष सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको शामिल किया गया। अनुच्छेद जो है 51 के 1 है। अनुच्छेद कौन सा है? 51A में।
जब इसको शामिल किया गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने हैं? तो 11। तो ये एक बढ़े कौन से, कब बढ़ा? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, देखो कितना अच्छा रिवीजन हो रहा है। यह केवल नागरिकों के लिए है, ये कर्तव्य किसके लिए है? नागरिकों के लिए। कानूनी रूप से बाध्यकारी ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, नहीं है ऐसा कुछ। जेएस वर्मा समिति ने इसको बाध्यकारी बनाने के लिए भी बोला था। जेएस वर्मा समिति ने बोला भाई इसको क्यों नहीं बाध्यकारी बना दिया जाए, लेकिन इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया। और ये जेएस वर्मा जो समिति है, इसकी स्थापना की जाती है 1999 में। इसने बोला कि ये जो बाध्यकारी नहीं है, इसलिए लोग इसका पूरा पालन नहीं करते, इसलिए इसको क्या किया जाए? बाध्यकारी बना दिया जाए। तो फिर अगर आप बाध्यकारी बना दोगे तो फिर मौलिक अधिकार का क्या मतलब है भाई, है ना? देखिए इसमें बहुत सारे कर्तव्य हैं आपके, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखें, शिक्षा इसका आप सम्मान करें, फिर सांप्रदायिक जो चीजें हैं उसको ना होने दें, सांप्रदायिक हिंसा ना हो, ये सारी चीजें। राष्ट्र की रक्षा करें अगर जब भी जरूरत पड़े, है ना? भारत की क्या करें? रक्षा करें। जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उसका आप क्या करें? आदर करें, उसकी सुरक्षा करें। अभिभावकों का अपना सम्मान करें और सार्वजनिक संपत्ति जो है उसकी भी आप रक्षा करें। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके माता पिता का ये कर्तव्य है, उनके संरक्षक का ये कर्तव्य है कि उनकी प्राथमिक शिक्षा उनको दिलवाएं। तो ये बहुत सारे कर्तव्य आपको दिए गए हैं, ठीक है? ये तो मैंने बता दिया 86वां संविधान संशोधन भी। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अच्छा, भाग, चलो इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसे भाग हमें नहीं देखना, इसको समझिए। भाग हम बताएंगे आपको ना, भाग तो हम लोगों ने देख ही रहा है। भाग 1 में संघराज क्षेत्र, 2 में हमने क्या पढ़ा? नागरिकता, 3 में क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार पढ़ा, 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ा, 4 के काम में पढ़े हम लोग मौलिक कर्तव्य, और 5 में क्या है? तो 5 में है संघ, 6 में है राज्य। तो इस तरह से चीजें आपको याद होती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए भारत सरकार के बारे में आप जानते हैं, तो भारत सरकार जो है वो 3 प्रकार से बनती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों चलाती है भारत सरकार को। तो ये देखिए विधायिका के कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानिए राज्यसभा और लोकसभा को हम विधायिका बोलते हैं। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ठीक है? राज्यसभा और लोकसभा, ये आर्टिकल भी लिखा हुआ है बगल में, आप इसको भी समझ सकते हैं। जैसे कि राज्यसभा जो है 80 में है, लोकसभा 81 में है। मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ, सरला, ठीक है? सरला, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। ये जो है 79 से शुरू होता है, फिर 80 आ जाता है और ये 81 आ जाता है, ठीक है? ये कार्यपालिका की बात करें तो जो सबसे पहले तो विधायिका होता है जो कानून बनाता है, कार्यपालिका कौन होता है? जो उस कानून को क्या करता है? लागू करता है। और जो उस कानून की जो रक्षा करता है वो कौन है? तो न्यायपालिका, ठीक है? तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे लोग आ जाते हैं। उसके बाद आप आर्टिकल भी देखते रहना, हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायपालिका जो है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का वर्णन कहाँ पे है? अनुच्छेद 124। उच्च न्यायालय 214 214। उसके बाद जिला न्यायालय भी आ जाता है। तो ये न्यायालय जो है वो क्या है? न्यायपालिका है। यहाँ पे देखिए अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो इसकी योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति का सबसे पहले तो आप जानो कि ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। फिर सर्वोच्च सेनाध्यक्ष भी होते हैं, कौन? हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की योग्यता होता है क्या? तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरा हो जाना चाहिए, सरकार में कोई लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। अगर वो कहीं पे भी कुछ हैं तो जब भी ये पद धारण करेंगे तो वो पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। कहाँ? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता इनको चाहिए। इनकी कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष की होती है। कार्यकाल कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। अब देखिए निर्वाचन कैसे होती है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज और आप जोड़ सकते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा
गुप्त मतदान होता है। इसमें मतदान में कौन कौन शामिल होते हैं ये भी देख लो। लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा जो भी राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश में आपको दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर आ जाएगा। यहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ पे आपको दिल्ली दिख रहा होगा, यहाँ पे पुडुचेरी दिख रहा होगा। ठीक है जी। अब देखो कि दोनों जो है पहले शामिल नहीं थे इसके निर्वाचक मंडल में, लेकिन 70वां संविधान संशोधन, हाँ, 70वां संविधान संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा जो है 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी दोनों को शामिल किया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, क्योंकि यहाँ पे भी विधानसभाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद। परंतु मैं उससे पहले एक चीज आपको बताना भूल गया। 70वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था ये मैंने बताया नहीं। 70वां जो संविधान संशोधन है वो 1992 में हुआ था। 70वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ये आप ध्यान रखना। अब इसके द्वारा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा हैं वहां के भी सदस्यों को शामिल किया गया। अब अच्छा, एक चीज और उठ सकता है, ये दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। तो देखो, 69वां संविधान संशोधन भी हमने देख लिया, 70वां संविधान संशोधन भी देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। और राष्ट्रपति जो है वो अपने समझदारी से वीटो वगैरह के भी प्रयोग करते हैं। हालांकि वीटो का जो है वो कहीं पे जो है वो उल्लेख नहीं है संविधान में, लेकिन वो कर सकते हैं। कोई भी बिल आएगा वो रख लेंगे, उस पर कोई राय नहीं देंगे, या फिर वो उसको पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकते हैं। देखिए, अगर राष्ट्रपति की बात आए तो एक प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे अभी तक, जो कि राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे। मतलब कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो क्या थे, तो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। ठीक है, ये आपको बताना है। 1969 में उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था, क्योंकि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति तो कार्यभार संभाल सकता है ना। चलिए, अब निर्विरोध चुने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन हुए अभी तक, तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। आगे आते हैं, अब देखते हैं इनके संबंधित सभी अनुच्छेदों को। तो अनुच्छेद 52 बोलता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। राष्ट्रपति जो है, अच्छा एक चीज आप ध्यान रख लो, अनुच्छेद 52 यहाँ से 11 जोड़ोगे तो 63 पहुंच जाओगे, ये राष्ट्रपति, उसके नीचे उपराष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद 74 में आ जाओगे, मतलब 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रधानमंत्री पे। ठीक है जी, तो ये देख लो, ये है उपराष्ट्रपति, ये है राष्ट्रपति, तो 11 जोड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ये भी आप चीजें ध्यान रख सकते हैं। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन का बात करता है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो पद्धति है ये कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को बताता है। ठीक है, कैसे क्या होगा। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति का पदावधि को बताता है, कब तक उसके पदावधि रहेंगे, तो ये 5 साल हो सकते हैं, है ना। ये बर्खास्त भी किए जा सकते हैं महाभियोग के द्वारा, या फिर संसद भी इन पर बहुत सारी चीजें कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी इनको, अगर ये संविधान के पालन नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट भी इनको हटा सकती है। लेकिन किसी भी चीज को करने के लिए जो है वो 14 दिन पूर्व इनको क्या नोटिस देना होता है इनके पास। अनुच्छेद 57 जो है पुनः निर्वाचन की पात्रता को बताता है। अनुच्छेद 58 निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या क्या शर्तें हैं। 59 में पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं। 60 में राष्ट्रपति का शपथ ओथ, और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अच्छा, ये राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये कहाँ से लिया गया, तो ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। और ये देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो है उनकी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, एक एक चीजें करके देखते जाओ, बहुत सारे अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियां, सबसे पहले तो कार्यकारी शक्तियां कौन कौन है, तो अनुच्छेद 53 यहाँ पे देखेंगे। पिछले वाले स्लाइड में मैंने अनुच्छेद 53 यहाँ पे नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसे आगे बताना था। ठीक है, अनुच्छेद 53 जो है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। संघ की सारी जो कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 77 बताता है भारत राज्य सरकार के समस्त जो कार्यपालिका कृत्य हैं, जो भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। उसके बाद विधायी शक्ति में हम आ जाएंगे, तो विधायी शक्ति में ये देखिए अनुच्छेद 85,
संसद का सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है या विघटन कर सकता है। मतलब संसद का सत्र बुला सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये सारे अधिकार हैं अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 87 संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 108 बताता है संयुक्त बैठक आहूत करना। अच्छा, यहाँ पे समझना 108 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता, मतलब बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता का कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की? तो लोकसभा अध्यक्ष। ये 111 जो है बताता है विधेयकों पर अनुमति, है ना, कोई भी विधेयक लाना है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। तो ये कैसी शक्तियां हैं? तो ये है विधायी शक्तियां राष्ट्रपति की। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का शक्तियां में सबसे पहले न्यायिक शक्तियां देखेंगे। तो न्यायिक शक्तियां में अनुच्छेद 72 बताता है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान कर सकता है किसी भी दोषी व्यक्ति को, अगर वो राष्ट्रपति को लगे कि नहीं व्यक्ति अच्छा है, वो सुधर सकता है, तो उसके जो भी उसको सजा मिली है उसको निराकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, क्षमा कर सकता है ना, ये सारी चीजें वो कर सकता है। सजा को कम कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, मतलब प्रविलंबन मतलब उस सजा को टाल सकता है कुछ दिनों के लिए, ये सारी चीजें वो कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 143 जो है उच्चतम न्यायालय से किसी विषय पर क्या कर सकता है? सलाह ले सकता है। आप बोलते हो ना भाई 143 आई लव यू, है ना, 143। चलो, तो आप क्या कोई राय लेते हो ना कि नहीं? तभी तो बोलते हो, अच्छे अगर बात होती है तभी तो बोलते हैं आई लव यू, है ना। तो मतलब हम राय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय से आई लव यू बोल रहे हैं, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति आई लव यू बोलता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अनुच्छेद 110 धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है। अगर धन विधेयक अगर पेश की जा रही है तो राष्ट्रपति का मतलब पहले ही उसको अनुमति लेना पड़ता है धन विधेयक पेश करने के लिए। और धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन करता है? ये निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, बीच बीच में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाना। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट। संविधान में बजट शब्द का कहीं भी यूज नहीं हुआ, इसलिए वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज हुआ है। अनुच्छेद 267 राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आकस्मिक निधि और एक संचित निधि होती है। तो आकस्मिक निधि से व्यय 267। अगर संचित निधि की बात करें तो ये 266 है। संचित निधि से ही जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी है, उनको जो भी वेतन देना होता है वो संचित निधि से ही दी जाती है। और संचित निधि से ही जो भी व्यय किए जाते हैं वो संसद की अनुमति लेकर के संचित निधि से व्यय होते हैं। लेकिन आकस्मिक निधि पर जो व्यय होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है। संचित निधि का मतलब आकस्मिक निधि का, अरे यार ये क्या कर रहे हो यार, कौन तुम? आकस्मिक निधि का मतलब क्या है? अरे यार ये तो गड़बड़ कर रहा है भाई, पढ़ाने नहीं देगा क्या भाई? तेरे को मैं मारूंगा आज। चलो चला जा। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा सा आगे डिस्टर्ब कर दिया भाई। चलो कोई बात नहीं, उसका भी हक है। तो आकस्मिक निधि जो है वो आकस्मिक के लिए मतलब आपातकाल के लिए होता है। आप मान के चलो जब सारे चीजें कोई रास्ता ना दिखे तो वो दिखेगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन करता है कौन? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे आइए, राष्ट्रपति की शक्तियां में आकस्मिक शक्ति भी है एक, जैसे कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना। ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पे ये 360 होगा, ये वाला गड़बड़ हो गया, इसको कर लीजिए आप 356। राज्यों में राष्ट्रपति शासन है ना। हाँ, अगर किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं अगर वो राष्ट्रपति को ये सूचित करते हैं कि इस राज्य में कानून व्यवस्था सही नहीं है, इसको सुधारा जाए, तो वो क्या करेंगे? सुधारा क्या जाए, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ये 356 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अनुच्छेद 360 कहता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा, लेकिन ये अभी तक लगाई नहीं गई है। भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। तो यहाँ पे, और ये जो है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये आप समझ लिए। आपातकाल भी यहाँ पे हो गया चीज जो कि राष्ट्रपति की आकस्मिक शक्ति है। आगे चलते हैं, आगे चलिए। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा बात कर ले, तो उसके बाद संसद वगैरह सब चीज समझ लेंगे। तो भारत का उपराष्ट्रपति की योग्यता वही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
कौन से? पदेन सभापति। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, सरकार में लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। इनका भी कार्यकाल जो है वो पद से 5 वर्ष ही होती है, ठीक है। और इनको जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के लिए दिया जाता है। 4 लाख रुपया शायद दिया जाता है, अब शायद बढ़ाया भी गया है। निर्वाचन देखिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, यहाँ पे भी वही चीज है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है उसके द्वारा एकल संक्रमणीय मत है ना और गुप्त मतदान होता है। इसमें जो है निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और जो भी मनोनीत सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। अच्छा, अब ये मनोनयन से मुझे याद आया भाई, राज्यसभा में तो राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में कितने लोगों को? 12 लोगों को। लेकिन क्या लोकसभा में करता है? क्या लोकसभा में करता है? तो आप बोलेंगे नहीं, पहले करता था 2 लोगों को, लेकिन 104वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें जो लोकसभा है, लोकसभा में जो 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था आंग्ल भारतीय समुदाय के, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 63 देख लीजिए, उपराष्ट्रपति का पद की बात करता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। और 64 बोलता है उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा मैं संसद के बारे में आपको बताता हूं। ये देखिए, सबसे पहले हम संसद के बारे में बात कर लेते हैं। तो संसद का अंग कौन कौन सा है दोस्तों? तो संसद के अगर हम अंग की बात करेंगे तो एक तो राष्ट्रपति होता है। संसद के अंग 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन हम यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप बस समझना। संसद का वर्णन जो है अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा जो है 80 में है और लोकसभा 81 में है, अनुच्छेद 81 में। उसी तरीके से ये संसद जो है केंद्र में होती है, लेकिन राज्यों में होती है विधानमंडल। क्या होती है दोस्तों? विधानमंडल। विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं? तो एक तो होगा विधान परिषद और एक होगा विधानसभा। और राज्यपाल भी होते हैं विधानमंडल के अंग, लेकिन हम यहाँ पे राज्यपाल नहीं लिख रहे, अब समझना चीजों को। ठीक है जी, अब देखिए और भी चीजें लिख दो। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका अनुच्छेद लिख देते हैं 170 और ये विधानसभा 168। ठीक है, विधानसभा का वर्णन कहाँ पे है? 168 में। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक चीजें करके बताता हूँ। पहले यहाँ से, जैसे कि केंद्र सरकार में जो संसद होती है तो राज्यसभा यहाँ पे उच्च सदन होता है, क्योंकि ये भंग नहीं होता। ये भंग क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष, और हर दूसरे वर्ष 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य हर जो 2 वर्ष में क्या हो जाता है? 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं 1/3 सदस्य। इस प्रकार देखेंगे कि इसका कार्यकाल हर एक सदस्य का 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये निरंतर चलते रहता है, इसलिए कभी भंग ही नहीं होता। लेकिन लोकसभा जो है वो भंग हो जाता है, इसलिए ये क्या है? ये निम्न सदन है, संसद का निम्न सदन है। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। जैसे ही 5 वर्ष पूरा होगा ये भंग हो जाता है, इसको समाप्त कर दिया जाता है, पुनः चुनाव करवाए जाते हैं। राज्यसभा में जो है वो राज्यसभा के सदस्यों को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है आंग्ल भारतीय समुदाय के, जबकि लोकसभा का भी करता था लेकिन अब नहीं करता। राज्यसभा के सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है? तो 250 हो सकती है, जबकि लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है, हालांकि अभी तो 543 ही है। ठीक है, तो ये देख लेना, ये लोकसभा और राज्यसभा में मैंने आपको अंतर बताया है। अभी उसी तरीके से विधान परिषद जो है ये यहाँ पे राज्यों में उच्च सदन होता है और विधान सभा जो है वो निम्न सदन होता है। ठीक है, ये कैसा सदन है? निम्न सदन है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। अगर हम सदस्यों की बात करें तो ये कितना हो सकता है? विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकता है। विधानसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं अधिकतम, लेकिन 60 से कम भी नहीं हो सकता। वैसे अपवाद में 3 स्टेट हैं, ठीक है, सिक्किम, गोवा वगैरह, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 60 से कम नहीं होने चाहिए।
ठीक है जी, राज्यों में जो है विधानसभा की सीटें कितनी 60 से कम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर विधान परिषद की, तो 1/3 सदस्य जो हैं वो होते हैं, जितना भी विधानसभा के सदस्यों की संख्या है उसका 1/3 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, 1/3 सदस्य। लेकिन ये 12 से कम नहीं होना चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी इसका शर्त है कि 12 से कम नहीं होना चाहिए, ये एक शर्त रखा गया है। तो इस चीज को आप क्या करना, कंसीडर करना। 12 लिख दिया, एक सेकेंड, 40 लिखना था। ठीक है, 40 से कम नहीं होना चाहिए, कितना, 40 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये गलती से मैंने 12 लिख दिया, पता नहीं कैसे। वो भाग 12 जो बताना था ना वहां पे, संपत्ति का अधिकार, वो वाला याद आ गया था। चलो कोई बात नहीं। तो ये 40 से कम नहीं होना चाहिए, ये 60 से कम नहीं होना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, अब जो है विधानमंडल में जो है, विधान परिषद में, यहाँ पे आपने देखा कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत हो रहे हैं जो कि उच्च सदन है। तो यहाँ उच्च सदन है, तो यहाँ पे भी राज्यपाल मनोनीत किसी को करेगा, तो बिल्कुल करेगा, 1/6 सदस्यों को ये मनोनीत करेगा। कितने, इसकी जो संख्या होगी उसे उसका 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा। तो सारी चीजें क्लियर हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सारी चीजें सही है भाई देख रहा हूं, क्योंकि चलो, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके प्रधान कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करता है। 78 राष्ट्रपति को सूचना संबंधी प्रधानमंत्री का दायित्व है, ये बताते हैं। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, और ये मंत्री परिषद का आकार जो है ये भी तय किया गया है 91वां संविधान संशोधन द्वारा। मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए, तो मंत्री परिषद का आकार 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे है भाई, यहाँ पे देखो, ये देखो 12 बहुत जगह है। ये जो है 91वां संविधान संशोधन, और 91वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो 2003 में। इसके द्वारा मंत्री परिषद का आकार तय कर दिया गया कि 15% से ज्यादा जो है लोग मंत्री नहीं बनेंगे। और ये राज्यों के लिए भी है, लेकिन राज्यों के लिए एक शर्त रखी गई है कि राज्यों में ये 12 से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यों में जो मंत्री परिषद का आकार होगा वो 12 से कम नहीं होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कंफ्यूजन था यार, अब क्लियर हुआ। राज्य मंत्री परिषद की अगर बात करें, केंद्रीय मंत्री परिषद हमने देख लिया, अब राज्य मंत्री परिषद। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद का वर्णन। आप यहां से भी आप ऐसे जोड़ सकते हो, 74 में अगर आप 89 जोड़ो तो 163 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 112 से लेकर के 124 तक जो भी अनुच्छेद है वहां पे आप क्या जोड़ना, तो वहां पे +90 करोगे तो जो केंद्र में जो प्रावधान होंगे वही प्रावधान राज्य में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल, 124 में सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें आप क्या करो कि 90 जोड़ दो तो आ जाएगा 214। ठीक है, यहाँ पे उच्च न्यायालय आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बार मैंने बता रखा है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। 164 जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का बता रहा है। ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है 164 में वर्णित है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राज्यपाल। ठीक है जी, शपथ कौन करता है, राज्यपाल। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी की बात करता है, सरकार का विधिक अधिकारी होता है ये। और अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की बात करता है, और राज्य सरकार की ये वकील होता है। इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, और ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है, जबकि ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही कार्य करता है। इसके पारिश्रमिक तय नहीं होते, राष्ट्रपति जितना तय करेगा वो उसको दिया जाएगा, और ये महाधिवक्ता में राज्यपाल जितना तय करते वो इतना मिल जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 148 जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि सरकार के व्यय का लेखा जोखा, इसको हम बोलते हैं CAG, कंट्रोलर। एक सेकंड, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट लिखना है, CGA, है ना। ये क्या करता है कि केंद्र सरकार के जो भी चीजें हैं उसका ये लेखा जोखा करता है, और राज्य सरकारों का भी करता है। ठीक है, 280 वित्त आयोग मैंने बता दिया है। 315 यूपीएससी का गठन,
315 में क्या है, यूपीएससी का गठन। अच्छा, यूपीएससी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, ये आप समझना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आईएएस, आईपीएस ये जो है ये किस संस्था के अंतर्गत आते हैं, है ना, तो ये केंद्र सरकार इसका राइट आंसर था, संस्था नहीं कुछ और ही था। अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ठीक है, आगे चलिए। संसद का, अच्छा भारत का संसद ये तो मैंने बता दिया भाई, 79, 80, 81, 89 में राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति। अच्छा, ये कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, ये तो 64 होना चाहिए ना, इसको ये यहाँ पे गड़बड़ है भाई, देखना। 93 लोकसभा के अध्यक्ष, 93 क्या है, लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा ये सही है, ये जो है तो लोकसभा के जो भी मेंबर होते हैं वो अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, इनके लिए कोई चुनाव नहीं होता। ठीक है, अपने से चुन लेते हैं हम लोग। 105 संसद की विशेष शक्ति का बात करता है, और ये राज्यों के विधानमंडल में जब आएंगे, ये तो हमने भारत के लिए देखा, सेंट्रल के लिए, ये राज्यों के लिए। 168 किसका बात करता है, विधान मंडल का। और 169 किसका बात करता है, विधान परिषद की संरचना। थोड़ी देर पहले हमने 170 बता दिया है, उसको आप थोड़ा सा उसको सुधारिएगा उसको। 170 लिख दिया था ना विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए हमने क्या लिख दिया था, शायद 171 लिख दिया, उसको आप थोड़ा सुधारेंगे, 169 होगा। ठीक है, वो गलती से लिख दिया है शायद मैंने। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 ये तो बता दिया। 129 के अकॉर्डिंग न्यायालय जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है। 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र की बात करता है, कहां तक वो काम करेगा। 137 भी बता दिया, न्यायिक समीक्षा। 32 भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उच्च न्यायालय 214 बता दिया, और 226 के अकॉर्डिंग जो है ये रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है 32 के अकॉर्डिंग, जबकि हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखेंगे राज्य के राज्यपाल, तो 352 में राज्यपाल की परिभाषा है। 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन अब क्या है ना कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 44वां संविधान संशोधन में, सॉरी 7वां संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, लेकिन ये मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। केंद्र राज्य संबंध देखिए, तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध की। तो एक बात आप याद रखना कि सरकारिया आयोग, कौन सा आयोग, सरकारिया आयोग, इसका संबंध किससे है, सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। तो इसमें एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 249, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान ये करता है। आपको पता होगा कि 3 प्रकार की जो सूचियां हैं, 3 प्रकार की सूचियां, एक तो हो गया संघ सूची, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची क्या बात करता है, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं कि कौन किस पे कानून बनाएगा। एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और इस पे दोनों सरकार कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी या फिर केंद्र सरकार भी। एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए ठीक है, हाँ राज्य सरकार भी या फिर केंद्र सरकार भी। तो देखिए पहले क्या हुआ ना कि संघ सूची में 97 सब्जेक्ट थे, अब वो 100 हो चुके हैं। पहले राज्य सूची में जो है वो कितने विषय थे, तो आप बोलेंगे 66 विषय थे। कितने, 66 विषय थे। अब कितने हो गए, 61, 5 कम हो गए। 5 कौन कौन कम हुए, तो जैसे कि न्याय प्रशासन, माप तौल, है ना, न्याय प्रशासन हो गया, माप तौल हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया। ये जो 5 जो सब्जेक्ट हैं वो आपको कहाँ चले गए, समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में पहले थे 47 सब्जेक्ट और अब हो चुके हैं 52 सब्जेक्ट, मतलब ये वर्तमान वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद, यानी कि नदी जल जो ट्रिब्यूनल होता है वो बनाए जाते हैं। 363 अंतर्राज्यीय परिषद की गठन होती है। 266 और 267 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, संचित निधि और आकस्मिक निधि। ये देखिए संविधान की अनुसूचियां देख लेते हैं। पहला अनुसूची जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का बात करता है। दूसरी में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च अधिकारियों के वेतन का बात होता है। पहला जो है संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा में दूसरा में वेतन, तीसरा में क्या है तो शपथ, ऐसे याद रखेंगे। चौथा में क्या है तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वां में क्या है अनुसूचित क्षेत्र और एसटी के प्रशासन के नियंत्रण। तो अच्छा, अनुसूची जब जाति और जनजाति की अगर बात आती है तो 2-3 अनुच्छेद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक याद रखना 330,
330 जो प्रावधान है वो क्या करता है, तो 330 बोलता है कि लोकसभा में, किसमें, तो लोकसभा में किसका आरक्षण ये बात कर रहा है, तो लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण। लोकसभा में जो है एससी यानी कि एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, या फिर एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, इसके आरक्षण का बात लोकसभा में, तो ये 330। 332 किसका बात करता है, तो 332 करता है विधानसभा में। विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण, विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण जो है 332 के अकॉर्डिंग। 335 क्या बात करता है, तो 335 बात करता है कि जो एससी हो या एसटी हो या फिर ओबीसी हो, एससी हो, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा जो वर्ग है उनके लिए, तो जो भी पद हैं, सॉरी जो सेवाएं हैं, कौन सी सेवाएं, तो विभिन्न जो सेवाएं होती हैं उसमें आरक्षण, विभिन्न सेवाओं किसके लिए, तो एससी एसटी और ओबीसी का विभिन्न सेवाओं में आरक्षण जो है वो 335 के अकॉर्डिंग। एक चीज और रखो, याद रखो 338 और 338 का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बने इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बताता। 338 आपको बात करता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है यानी कि एससी आयोग, ठीक है, एससी आयोग की बात जो है अनुच्छेद 338 का जो है ये बात करता है किसका, तो एसटी आयोग यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो 338 के काम है, ठीक है। तो ये अनुसूचित जो जाति है उसका अगर बात आया तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, और इससे काफी प्रश्न बने। ये पांचों अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं, एकदम नेसेसरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। छठी अनुसूची जो है विशेष राज्यों का प्रावधान करता है, मतलब कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र और उसके प्रशासन का बात करता है। सातवीं अनुसूची जो है केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें शक्ति का विभाजन किया गया है। संघ सूची में पहले 97 सब्जेक्ट थे और अब 100 हो चुके हैं, जबकि राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हो चुके हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब हो चुके हैं 52। आठवीं अनुसूची भाषा की बात करता है, तो यहाँ पे हम भाषा को तो आप पहले समझा देते हैं। मूल रूप से जो है वो 14 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था संविधान में। कितनी, आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, आठवीं अनुसूची की, ध्यान रखिएगा। तो 14 भाषाएं। फिर जो है 1967 में जो है वो 21वां संविधान संशोधन होता है, ध्यान रखेंगे, ये हम संशोधन पढ़ रहे हैं। इसमें जो है सिंधी भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। उसके बाद हो जाता है 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया जाता है, और इसमें नमक जोड़ा जाता है। नमक कहने का मतलब नेपाली, न से नेपाली, मणिपुरी और का से कोंकणी, ये 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। उसके बाद अब देखो 2003 में एक और संविधान संशोधन किया जाता है, कौन सा, 92वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा बोर्ड मास जोड़ा जाता है। बोर्ड मास का मतलब बो से बोडो, ड से डोगरी, ठीक है, बोर्ड मास, मा से मैथिली, कौन सा, मैथिली, और सा से संथाली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। तो आप गिन लीजिए 14 भाषा यहाँ, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। तो ये हो गए 8वीं अनुसूची की बात। आगे अब हम 9वीं अनुसूची की बात करें, तो 9वीं अनुसूची कुछ अभी अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण करता है, और ये जो है पहली संविधान संशोधन, कौन सा, पहली संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद हम 10वां जो है, 10वां में क्या है, तो दल बदल, और दाल नहीं दल बदल, ठीक है, दल बदल, इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 11वां जो है, अच्छा, पंचायती राज और नगर पालिका, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 11वीं, किसकी बात कर लेते हैं, 11वीं और 12वीं की, 11वीं और 12वीं, ये दोनों को 1992 में ही जोड़ा गया है, ठीक है, 1992 में ही। इसके लिए जो है वो 73वां संविधान संशोधन किया गया, इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। पंचायती राज की जो नींव है वो बलवंत राय जो मेहता समिति है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज की क्या की थी, सिफारिश की थी, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर, त्रिस्तरीय
पंचायती राज का नींव किसने रखा? तो बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी थी। कब? 1957 में बनी थी बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय का प्रावधान दिया था, लेकिन वो नहीं माना गया था। अभी के कौन से? तो त्रिस्तरीय है। और मैं आपको बता दूं कि पंचायतों में जो है, पंचायतों में 1/3 सीट, 1/3 जो सीट होते हैं वो किसके लिए होते हैं? तो महिलाओं के लिए वो आरक्षित होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया अभी एनटीपीसी में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। महिलाओं के लिए 1/3 सीट क्या होती है? तो आरक्षित होती है। जो पहली बार जो है पंचायत का, वो शुरुआत कहाँ पे किया गया था? पहली बार जो है वो पंचायती राज का जो शुरुआत है वो कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1959। कहाँ से? तो नागौर। नागौर कहाँ पे है दी? तो ये है राजस्थान में। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी शुरुआत करते हैं नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है 73वां संविधान संशोधन 1992 में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स रखे गए थे। कितने सब्जेक्ट्स रखे गए थे? 29। अगर 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये भी 92। 74वां संविधान संशोधन, इसमें नगर पालिकाओं को जोड़ा गया। किसको? नगर पालिकाओं को। और इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि नगर पालिकाओं में टोटल जो सब्जेक्ट थे वो कितने थे? तो आप बोलेंगे 18 सब्जेक्ट थे। कितने? 18 सब्जेक्ट हैं। तो ये टोटल हमने क्या करवाया? 1 से लेकर के आप देख सकते हैं कि 12वीं अनुसूची तक मैंने करवा दिया, क्योंकि मूल रूप से तो 8 तक न था भाई। ये तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तो बाद में जोड़ी गई है। तो ये सारी कब जुड़ी, कौन सी संविधान संशोधन हुई, ये सारी बातें मैंने कर ली। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, अच्छा, सूचना का अधिकार, इससे भी प्रश्न बना। तो सबसे पहले ये जानो कि सूचना का अधिकार जो है वो 2005 में लागू हुआ, लेकिन 2005 में लागू होने से पहले ही इसको 1997 में तमिलनाडु राज्य ने इसको शुरू कर रखा था, इसी तरह का प्रावधान। कहाँ पे? तो तमिलनाडु। ये क्या लिख दिया भाई? एक सेकेंड, एक कीड़ा तो परेशान करके रखा है यार, क्या ही करो भाई, डिस्टर्ब मत करो यार। कौन? तमिलनाडु में ये इस प्रकार का प्रावधान शुरू हो चुका था। सूचना का अधिकार का मतलब है कि किसी भी नागरिक का ये अधिकार है कि वो सूचना का अधिकार किसी भी संस्था से मांग सकता है। आर्टिकल 19 के अनुसार जो है ये वाक के स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। इसमें अगर कोई भी आप सूचना मांगते हैं तो वो 30 दिन के भीतर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। कितने दिन के भीतर? क्या हो रहा है यार, एक सेकंड, 30 दिन के भीतर सूचना दी जाती है। लेकिन अगर जीवन मरण का अगर कोई प्रश्न हो, किसका? जीवन मरण का प्रश्न हो, तब उस तरह के अगर आप जानकारी मांग रहे हैं तो ये 48 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। कितने घंटों के अंदर? 48 घंटों के अंदर। अगर देश की अखंडता या फिर सामरिक जो हित है उस पे अगर खतरा है, उससे संबंधित अगर आप चीजें, अगर जानकारी अगर मांगते हैं, सुरक्षा को खतरा है उस पर जानकारी मांगते हैं, तो वो जानकारी जो है वो आपको नहीं दी जाएंगी। ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको मैंने बहुत सारे संविधान संशोधन बता दिए, 1वां 7वां, बहुत सारे 21वां भी बता दिया। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछता भाई, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन के बारे में हम लोगों ने बात किया, हाँ बात किया। 42वां संविधान संशोधन में जो है वो क्या हुआ था? तो संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, है ना, और अखंडता, नहीं और अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 चीजें जोड़ी गई थी। उनको एकता तो पहले से ही था ना, और अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद कुछ जो वर्तमान के जो संविधान संशोधन है वो आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि 2015 में किया जाता है 100वां संविधान संशोधन, और ये भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। भारत बांग्लादेश, आप समझ जाना, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किया गया था, तो उससे ये संबंधित है 100वां संविधान संशोधन। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2016 में होता है, इससे आप भली भांति आप परिचित हैं, है ना। 2016 में 101वां संविधान संशोधन होता है, जो कि जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इसको 2017 में लागू किया जाता है पूरे भारत में। उसके बाद 102वां जो संविधान संशोधन है वो 102वां संविधान संशोधन जो है वो कब होता है? तो ये 2018 में किया जाता है। कब किया जाता है? 2018 में 102वां। और इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, संवैधानिक
संवैधानिक दर्जा। लेकिन एक चीज आप याद रखना कि जो ओबीसी लिस्ट बनाने की जो बात है वो राज्यों से छीन ली जाती है, राज्यों से छीन ली जाती है। मैं क्यों बता रहा हूं आगे आपको पता चलेगा। राज्यों ने खो दिया ओबीसी जो लिस्ट जो बनाना था, जो भी लिस्ट बनाती है ना, सूची जो बनाती है ओबीसी का सूची, वो यहाँ पे इन्होंने खो दिया। कौन? तो राज्यों ने खो दिया। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाता है। किसको? तो ईडब्ल्यूएस को। हाँ, ईडब्ल्यूएस वाला 103 में ही है ना। हाँ ठीक है, 2019 में होती है। 103वां संविधान संशोधन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को क्या किया जाता है कि 10% आरक्षण दे दिया जाता है, 103वां। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन। तो 104वां संविधान संशोधन तो आप याद रखो कि कब होता है? 2019 में ही होगा ना। हाँ, 2019 में ही होता है। 104वां जो संविधान संशोधन है वो 2019 में होता है। 2019 में 104वां संविधान संशोधन होता है। और इसमें याद रखना कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है वहां पे क्या हुआ कि एससी का और एसटी का, अभी हमने पढ़ा था ना 330 और 332, लोकसभा में जो एससी एसटी का आरक्षण है 330 और विधानसभा में एसटी एससी का आरक्षण 332। तो इसको क्या किया गया, ये जो आरक्षण है ना, आरक्षण को अगले 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। क्या किया गया? 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है। और इसमें एक चीज और हुई थी कि आंग्ल भारतीय जो समुदाय थे, जिनको लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा में क्या होता था? आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत करता था। कौन? तो भारत का राष्ट्रपति। तो ये जो है ये भी समाप्त कर दिया गया। ये क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। आंग्ल भारत जो मनोनीत करता था ना, उसको मनोनीत करता था, उसको समाप्त। फिर हम बात करेंगे 105वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे देखिए जो राज्यों से ये जो छीन गई थी, ये 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन कब होता है? अच्छा, ये आप मुझे कमेंट में बताना, शायद 2021 होगा या 2020 होगा। मेरे अकॉर्डिंग 2021 है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है। 105वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि ये जो राज्यों से जो ओबीसी लिस्ट बनाने का, जो ओबीसी की जो सूची है, ओबीसी सूची बनाने की जो शक्ति जो छीन गई थी, ये इनको वापस दे दी गई राज्यों को। 105वां संविधान संशोधन 2021 के अनुसार ये राज्यों के अधिकार दिया गया कि ओबीसी सूची राज्य ही बनाएंगे। फिर 106वां जो संविधान संशोधन है, ये आपको याद रखना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, नारी बंधन अधिनियम है ना। नारी बंधन अधिनियम ही उसको बोलते हैं ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और ये कब होता है? तो 2023 में, 2023 में। और इसमें दरअसल क्या होता है ना कि लोकसभा में, राज्यसभा में, कहाँ पे लिख दूं? यहाँ पे लिख देते हैं 106वां संविधान संशोधन 2023। इसको लिखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इसमें क्या होता है कि लोकसभा, विधानसभा, जितने भी राज्यों के जो भी विधानसभा है वहां, और प्लस में दिल्ली विधानसभा, यहाँ पे क्या होगा कि महिलाओं के लिए सीट जो है वो आरक्षित रहेंगे। कितना रहेंगे सीट आरक्षित? तो 1/3 सीटें जो है आरक्षित रहेंगी लोकसभा में, विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे करवा दी हैं। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम होगा। ये बाकी आप भाग देख लेना, मैंने तो सारी चीजें करवा ही